हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में भी हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि आप अगर देखेंगे पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार चाइना सेंट्रिक टॉपिक्स को कवर कर रहा हूं। मतलब जो चाइना से संबंध रखते हैं, चाहे वो रिलेशंस की बात हो या चाहे फिर ट्रेड की बात हो, मैं उन्हीं को लेकर के बात कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में भी मैं चाइना सेंट्रिक ही बात करूँगा, क्योंकि ये वीडियो और ये टॉपिक ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये विषय हम पढ़ते हैं जीएस पेपर 2 में, जहाँ पे हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करते हैं। आप स्क्रीन में एक क्वेश्चन देख रहे होंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, मैं उसको पढ़ देता हूँ कि भारत और चीन के संबंधों में सुधार की जो भी ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को समझाइए और उसकी विवेचना करिए। तो ये सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत और चीन दोनों जो देश है वो लगभग एक ही साम्राज्यवादी जो नीतियाँ थी, उन नीतियों से दोनों देश आज़ाद हुए। भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो वहीं चाइना 1948 1949 के आसपास वो आज़ाद हुआ। इंडिया ने डेमोक्रेसी को अपनाया, लेकिन चाइना ने यहाँ पर साम्यवाद को अपनाया, मतलब कम्युनिज़्म को अपनाया उन्होंने। तो यहाँ पे ये देखने में आती है कि सच्चे अर्थों में अगर देखा जाए तो लोकतंत्र की जो मूल्य है, जो वैल्यू है, वो भारत ने अच्छे तरीके से समझा और यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित किया। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में वहाँ पर सरकार जो चाहती है वही वहाँ पर होता है। इंडिया में यहाँ पर बोलने की फ्रीडम है, राइट ऑफ स्पीच है, यहाँ पर सब कुछ है, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में यदि कोई भी व्यक्ति सरकार के अगेंस्ट में कोई बात उठाता है तो वह व्यक्ति रातों रात लापता हो जाता है, फिर इसके बाद कोई पता नहीं होता है। इवन अभी जो पंचेम लामा है वहाँ पर, उनके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है कि वो एक किस अवस्था में है, कहाँ पर है और कहाँ किस स्थिति में देखे गए, कोई भी जानकारी नहीं है। 25 वर्ष हो चुके हैं अभी तक। तो देखिए, भारत और चीन के संबंधों की अगर हम बात करें तो बहुत ही चीज़ें सामने आती रही है, हमेशा से जोड़ तोड़ मोड़ होता रहा है। यहाँ पर आपने देखा होगा 1962 में भी एक युद्ध हुआ था, फिर 1967 में भी एक झड़प हुई थी। झड़प क्या मतलब, छोटा सा ही या बड़ा सा कहें, एक युद्ध हुआ था वहाँ पर भी। फिर इसके साथ साथ जो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पंचशील समझौता हुआ था, उसमें भी हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी 1962 का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था। फिर कई बार ऐसे उतार चढ़ाव भी आए हैं। अगर हम 21वीं सदी की बात करें, जैसे कि आप अगर देखते हैं कि जो बहुत सारे नेशंस हैं वो पाकिस्तान को यहाँ पर जो टेररिज्म लिस्ट में उसमें डालना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है यहाँ पर चाइना उसको होल्ड कर देता है, रोक लगा देता है आकर के। जैसे कि अजहर जो मसूद है, उसके जैसे आतंकवादियों की हम बात करें तो हमेशा से चाइना उसके समर्थन में खड़ा हो जाता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब भी उसके खिलाफ रेजोल्यूशन लेकर के आया जाता है, वो हमेशा से रोक लगा देता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि एक तरीके से कि जो चाइना है वो खुद ही जो आतंकवाद है उसको बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है, जबकि मतलब उसकी जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड की 32nd बड़ी इकोनॉमी है। तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा पेश कर देता है अपने आप को कि आतंकवाद जो है वह उसका संरक्षक है। इस तरीके से ऐसी कई बातें सामने आती हैं। तो उन्हीं चीज़ों को देखना होगा, और हमेशा से देखने के साथ साथ हमें भारत की जो आंतरिक सुरक्षा है और बाह्य सुरक्षा है, दोनों को ही देखना होगा, और साथ साथ जो हमारा इकोनॉमिकल ट्रेड है उसको भी। तो उसी परिप्रेक्ष्य में ये सारा का सारा जो वीडियो रहेगा, इसमें हम कुछ फैक्ट के साथ बात करेंगे जो कि आपको एग्ज़ाम में मदद भी कर सके, और जब आप डिबेट करें या फिर आप मतलब कह सकते हैं हम कि इंटरव्यू दें, तो उस समय भी आपको डेटा फैक्ट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करे और आपको अच्छे से मार्क्स भी आ सके और सिलेक्शन भी हो सके। चलिए, तो देखिए, कड़वे भारत और जो चाइना है, इन दोनों के रिश्ते आज से नहीं हैं। इसको लगभग 70 साल हो गए, मतलब 70 दशक हो चुके हैं, 7 दशक हो चुके हैं। तो उन्हीं में देखेंगे आप कि भारत पाकिस्तान जो रिलेशंस है उसमें चाइना का भी कहीं ना कहीं से रोल आता है इस कड़वाहट में। तो जैसे कि आप देखते हैं कि जो पाकिस्तान में स्थित एक संस्था है जिसका नाम है जैश-ए-मोहम्मद है, जिसको चलाने वाले हैं मसूद अजहर। उनको क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा इन्हें आतंकवादी घोषित करने की कई बार मुहिम चलाई गई है। भारत ने भी इसको बाकायदा सपोर्ट किया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित तो भारत ही है इससे। लेकिन क्या होता है कि चीन हमेशा जो अजहर मसूद है, ये मसूद अजहर है, इसको आतंकवादी घोषित करने के लिए जब भी रेजोल्यूशन लेकर के आया जाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो ये हमेशा से रोक लगा देता है। हम पिछले वर्षों की अगर हम बात करें तो दिसंबर में एक रेजोल्यूशन लेकर के आया गया था। भारत ने कई प्रयास किए थे
कि इस व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर दिया जाए। लेकिन क्या हुआ था, चाइना ने यहाँ पे फिर से रोक लगा दिया था, उसने अपना वीटो पावर यूज़ कर लिया था। क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो P5 मेंबर्स हैं उनमें चाइना इज़ अ पार्ट ऑफ P5 मेंबर। सो क्या होता है कि जब उसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर एक भी व्यक्ति वीटो यूज़ कर लेता है तो वहाँ पर क्या होता है कि वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाता है, तो हमेशा से चीन उस पर रोक लगा देता है। फिर इसके साथ साथ आप देखेंगे तो चीन को छोड़कर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की समिति में शामिल जो भी 15 सदस्य होते हैं, मैंने आपको पहले बताया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में मैंने वीडियो बनाया है, उसे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वह कैसे कार्य करता है। तो यहाँ पे 15 सदस्य में क्या होता है कि 5+10 होते हैं, 5 सदस्य जो इसके परमानेंट होते हैं, उसके बाद जो 10 सदस्य होते हैं वो 2-2 साल के लिए नॉमिनेट होते हैं, या 2-2 सालों के लिए वो चयनित होते हैं। तो ये सारे सदस्य मतलब सपोर्ट करते हैं कि ये जो अजहर मसूद है इसको यहाँ पर आतंकवादी घोषित कर देना चाहिए, वो भी अंतर्राष्ट्रीय। तो लेकिन ये रोक लगा देता है। अब ये कहाँ से, देखिए चीन 2016 से ही क्या कर रहा है, मार्च 2016 से अजहर को जो आतंकवादी घोषित करने की जो भी कोशिशें हो रही है, जो भी यहाँ पर रेजोल्यूशन लेकर के आया जा रहा है UNSC में, चाइना ने हमेशा से रोक लगाया। मतलब 4 साल हो गए चाइना को रोक लगाते हुए, इससे पहले भी रोक लगाते हुए आया ही है। फिर आप देखेंगे कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि भारत ने कभी कोई टेक्निकल चीज़ को या अपने सैन्य स्रोतों को या फिर सैन्य क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करी है, तो उसमें भी चाइना ने अपना एग्रेसिव पावर दिखाया है। जैसे कि आपको बता दूं मैं कि भारत द्वारा एक लंबी दूरी की मिसाइल है अग्नि 5, जो कि 5000 किलोमीटर तक की वो मारक क्षमता है उसकी। जब भारत ने इसका परीक्षण किया तो उसकी प्रतिक्रिया के लिए पाकिस्तान को समर्थन दे दिया चाइना ने पाकिस्तान का एक मिसाइल का जो भी कार्यक्रम थे रुके हुए थे, क्योंकि उनके पास उनकी तकनीक तो है नहीं। आप मान के चलिए कि चाइना के आज के समय पाकिस्तान के पास जो भी तकनीक है वह चाइना की ही है, नाम पाकिस्तान का आ जाता है दिखाने के लिए कि वो भी सक्षम है उस चीज़ को करने में। तो मैं यहाँ पर क्या हुआ कि जब भी भारत ने जो मिसाइल अग्नि 5 है इसका परीक्षण किया, तो उसी के थोड़े समय के बाद ही आप देखेंगे कि पाकिस्तान ने भी एक मिसाइल का परीक्षण कर दिया। तो वो कैसे कर दिया, वो उनने चाइना के समर्थन से किया और ये दिखाने की कोशिश करी कि वे भी कैपेबल हैं। फिर इसके साथ साथ चीन के जो सरकारी मीडिया है, जिसका नाम है आपने देखेंगे आप ग्लोबल टाइम्स, जैसे कि भारत में दूरदर्शन है वैसे ही चाइना की जो न्यूज एजेंसी है उसका नाम है ग्लोबल टाइम्स। ग्लोबल टाइम्स ने अपने एक संपादकीय में लिखा कि यदि पश्चिमी देश भारत को एक परमाणु ताकत के रूप में स्वीकारते हैं तो भारत तथा पाकिस्तान के बीच बढ़ती परमाणु होड़ के प्रति उदासीन रहते हैं, तो चीन चुप नहीं बैठेगा। मतलब क्या कहने का तात्पर्य है यहाँ पर कि अगर कोई वेस्टर्न कंट्रीज अगर भारत को समर्थन करते हैं कि न्यूक्लियर पावर होना चाहिए, तो इसका चाइना का हमेशा से कहना यह है कि पाकिस्तान को भी होना चाहिए भारत के साथ। और हमेशा से जो भी होता है यहाँ पे, अगर भारत के किसी भी पॉलिसी को लेकर के यदि वेस्टर्न कंट्री सपोर्ट करते हैं तो चाइना वहाँ पर खड़ा हो जाता है बोलने के लिए कि ये पाकिस्तान के साथ भी होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है यहाँ पर देखा जाए तो। हमेशा से चाइना जो अपनी दखल अंदाजी है वो बढ़ाता जा रहा है भारत की फॉरेन पॉलिसी में भी। फिर मैं आपको बता दूं कि चीन ने जो यहाँ पर आप देखेंगे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है, चीन उसमें 46 अरब डॉलर का निवेश कर रहा है। कितना? 46 अरब डॉलर की निवेश कर रहा है। और ये चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर जो है ये भारत का जो नक्शा है, मतलब भारत का जो पूरा मैप है पाकिस्तान वाला, जो पाकिस्तान में जो POK है उससे निकलता है वो। तो चूंकि आप मैप में देख रहे होंगे कि ये जो जगह है ये भारत का हिस्सा है, इसे हम गिलगिट बाल्टिस्तान कहते हैं। ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है जो कि 1946 के बाद पाकिस्तान के कब्जे में है वो, तो वहाँ से निकल रहा है। तो भारत का ये इंटरनल पार्ट है, तो हम और भारत सरकार इसे तो जाने यूँ ही नहीं देगी। और ख़ासकर जब हमारी ज़मीन है वहाँ से, तो उस ज़मीन से कोई देश ऐसे कैसे रास्ता बना सकता है, और ख़ासकर वो भी ऐसा रास्ता जो कि उस स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे आता है। तो चाइना उसको यहाँ पर बना रहा है। तो चूंकि ये बना रहा है ना, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो भारत ने उसके खिलाफ में प्रोटेस्ट भी किया, मतलब आवाज़ भी उठाई है, लेकिन वो जो है वो बीच में उलझा हुआ है अभी। तो चाइना ने ये भी बोला कि भारत को भी उसका पार्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर परमिशन किससे ली गई है? चाइना, पाकिस्तान से। और पाकिस्तान में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कितने का है ये? 46 अरब डॉलर का। मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दूँ कि जितने का ये प्रोजेक्ट बन रहा है ना, इससे ज़्यादा का तो भारत और चाइना का आपस में ट्रेड हो जाता है। 57 अरब डॉलर तक के आसपास यहाँ पर डेफिसिट है भारत का उसके खिलाफ चाइना से।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत बड़ा एक ह्यूज ट्रेड इंडिया और चाइना के बीच में है। उसके सामने तो ये वाला देखा जाए तो ये बहुत छोटा है ये। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है यहाँ पर, और वो भी उस जगह पे जिस जगह से परमिशन और ज़मीन विवादित है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, और ये भारत के संप्रभुत्व मतलब सॉवरेनिटी की बात भी हो जाती है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि चाइना और इंडिया, जब चाइना इंडिया के संबंधों की बात करते हैं, चाइना ने हमेशा से अपनी बातों को झुठलाया है, और हमेशा से जो देखा जाए आप समझेंगे अब पूरे 70 सालों के इतिहास को उठा करके, चाइना ने हमेशा से अपने फ़ायदे की ही बात कही है। उसके लिए चाहे उसे युद्ध करने की नौबत क्यों ना आई हो, बहुत सारी चीज़ें उसने अपने मर्जी से किया है। तो आप बता दूं मैं आपको कि देखिए, कई बार ऐसा होता है कि दोनों देशों के मध्य एक प्रकार का एक एग्रीमेंट है, जिसे हम यहाँ पर कहते हैं FTA मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उसमें द्विपक्षीय समझौता है जिसके तहत पर मुक्त व्यापार की बात कही गई है, ताकि दोनों देश जो एशियाई देशों में के बीच में जो भी व्यापक संबंध है बिजनेस को लेकर के, ट्रेड को लेकर के, वो अच्छे से किया जा सके। इसी बीच कई जब एग्रीमेंट होते हैं तो क्या हुआ था कि जो चाइना के जो यहाँ पर राजदूत है, एम्बेसडर है, जिनका नाम पे झोझू हुई है, उन्होंने मैत्री जो सहयोग समझौता है इस पर हस्ताक्षर किया था और प्रस्ताव को आगे बढ़ाया था। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो भारत और चाइना के जो भी यहाँ पर छोटे मोटे डिस्प्यूट होते हैं वो परिवार के भीतर के मामले हैं। क्या कहते हैं वो कहते हैं कि परिवार के भीतर के मामले हैं, लेकिन वह परिवार के भीतर के जब मामले हो जाते हैं तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि वे मामले सुलझाए जाते हैं आपस में बातचीत करके, लेकिन अड़ियल रवैया नहीं अपनाया जाता है। तो ये भी हमें देखने में आता है कि चाइना हमेशा से अड़ियल रवैया अपनाने की कोशिश करता है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर कि जो द्विपक्षीय मामले जो भी हुए उसमें दोनों जो देश है वो दशकों से लंबित अपने सीमा विवाद का जो समाधान है उसको करें। फिर इसके साथ साथ भारत और चीन को वन बेल्ट रोड की नीति के तहत चीन से हाथ मिलाना चाहिए। ये वे मतलब जो उनके राजदूत है वो ये भी बोलते हैं। फिर इसके साथ साथ बोलते हैं कि चीन को वन बेल्ट रोड की नीति का लक्ष्य दक्षिण एशिया में अत्याधुनिक आर्थिक और आधारभूत ढांचे का एक मायाजाल या संजाल का निर्माण करना है। ये जो प्रोजेक्ट है ये चीन की पहली प्रोजेक्ट है अच्छी खासी तरीके से, जिसे हम सिल्क एंड रूट बेल्ट भी कहते हैं। तो चीन के राजदूत जो हैं वो ये बोलते हैं कि इस बात पर बल देना चाहिए दोनों देशों को साथ मिलकर के, अगर नई दिल्ली इस महत्वाकांक्षी पहल में शामिल होती है तो भारत की एक्ट ईस्ट नीति है उसको प्रोत्साहन मिलेगा, वो ऐसा कहते हैं। लेकिन हमें सोचने वाली बात यह है कि जब तक आप हमारी बात को नहीं मानेंगे तो हम उसमें कैसे शामिल हो जाएं। और ईस्ट एक्ट नीति जो है, जैसे पहले लुक ईस्ट नीति थी उसको बदल करके नाम ईस्ट एक्ट नीति कर दिया गया, जो कि हमारा जो पूर्वोत्तर हिस्सा होता है उसे कहा जाता है। तो आप जब मैप देखेंगे तो देखेंगे आप तो मैप में पाएंगे कि जो ये सिल्क रोड जो बनाया जा रहा है एक तरीके से भारत को घेरने की कोशिश की जा रही है। मतलब भारत के ऊपर और नीचे पानी में देखेंगे या फिर लैंड रूट पे देखेंगे तो हर तरीके से एक मोतियों का मायाजाल बिछा दिया गया है। और उस मोतियों के मायाजाल में आप देखेंगे तो भारत को यहाँ पर पूर्णतः घेरने की कोशिश इसलिए की जा रही है कि यहाँ पे सारे रास्ते ब्लॉक बना दिए जाए। चाहे आप हब्बन टोटा पोर्ट को देखेंगे, उसको भी बाकायदा 99 वर्षों के लिए चाइना ने लीज पे ले लिया है। फिर इसके साथ आप ग्वादर पोर्ट देखेंगे, उसको भी बाकायदा कंट्रोल में कर रखा है। फिर आप अफ्रीका में जाएंगे तो अफ्रीका में भी यहाँ पर कंट्रोल में कर रखा है। बहुत सोमालिया को उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके उसको कर्ज में डाल दिया है। ऐसे बहुत सारे, और साउथ चाइना सी में देखेंगे तो वहाँ पे भी उन्होंने बहुत सारा हद तक अपना एग्रेशन दिखा रखा है। फिर यहाँ पर वे लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो आर्टिफिशियल आइलैंड्स है वे बना रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट कर देती है, जो कि बहुत ही पैनिक सिचुएशन हो सकती है। और ख़ासकर इस पैंडेमिक में तो इन्होंने हद ही कर दिया है। साउथ चाइना सी में भी इन्होंने एग्रेशन दिखाना शुरू कर दिया है। और जो नाथुला जो पास है वहाँ पे भी आप देखेंगे तो बहुत सारा हद तक इन्होंने बहुत सारी सिचुएशन क्रिएट कर रखी है। और फिर आप देखें गलवान घाटी में भी आ गए ये। फिर अभी वर्तमान में जो नाकुला पास से वहाँ पे भी आए हैं ये। तो ये बातें बहुत ही ज़्यादा एक क्रिटिकल क्रिएशन कर देती हैं। फिर यहाँ पर देखिए आप कि चीन के जो सुर हैं, जो बातें हैं, वो क्यों बदलाव की बात कर देते हैं। कभी कभी ऐसा क्यों कर देते हैं वो कि बहुत सारे सिचुएशन जो है ख़राब हो जाते हैं। तो देखिए ये स्पष्ट है कि आप इसमें स्पष्टता भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि चीन जो है ना वो हमेशा से एक
विस्तारवादी नीति के साथ आगे बढ़ा है। उनमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है, कोई ह्यूमन राइट्स नहीं होता है उनके पास, और जो भी जैसा मैंने बताया आपको कि कोई भी अगर बात उठाता है तो उसको गायब कर देते हैं। लेकिन इस समय क्या हुआ कि जब से आप देखेंगे पिछले 1.5 वर्षों से, जब से डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं, उनके 1.5 वर्षों के बाद उन्होंने चाइना के खिलाफ अपना सारा मोर्चा खोल दिया। ट्रंप ने जिस तरीके से चीन के खिलाफ बहुत ही कड़ा रुख अख्तियार किया है, तो उसके साथ साथ क्या हुआ कि उन्होंने पुतिन, जो कि रशिया के प्रेसिडेंट है, उसके साथ उन्होंने नज़दीकी दिखाई, लेकिन कभी कभी वो दूरियां भी बन गई है। और वे दूरियां बनने के कारण क्या हुआ कि चाइना और रशिया पास आ गए, और जब चाइना रशिया पास हुए तो रशिया मतलब चाइना तो पाकिस्तान के साथ है ही सही, अब चाइना रशिया पाकिस्तान ये एक 3 अलायंस कभी कभी दिखाई देने लग जाता है, एक त्रिकोण बन जाता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन क्रिएट करता है, जो कि अच्छा नहीं है खासकर भारत के लिए, क्योंकि रशिया यहाँ पर भारत का एक अच्छा समर्थक रहा है, उसने हमेशा से भारत का सपोर्ट किया है, तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है भारत के लिए। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ट्रंप है, वो ट्रंप ने जो ट्रेड होता है उस पर अधिक मतलब जो अतिरिक्त शुल्क है वो लगाना शुरू कर दिया। और फिर दक्षिणी सागर चीन का, जो मैंने बताया आपको कि दक्षिणी सागर चीन में जो चाइना ने बहुत सारे जो आर्टिफिशियल जो आइलैंड्स बनाए हैं, उसका बाकायदा जो ट्रंप प्रशासन है ट्रंप ने भी बाकायदा इसका डायरेक्टली बाइकआउट किया है, बाइकआउट नहीं मतलब विरोध किया है कि ऐसा कैसे कर सकते हैं आप। और भारत के साथ ट्रंप की जो वर्तमान की पॉलिसीज आप देख ही सकते हैं, बहुत ही नज़दीक उन्होंने आने की कोशिश करी है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि जहाँ तक मुफ्त व्यापार की बात है, मतलब FTA की बात है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की सवाल है, तो भारत के लिए तो ये देखिए फ़ायदेमंद है, ऐसा नो डाउट, लेकिन जब वो पूरी शर्तों और एक अच्छे शर्तों के साथ हो सके तब। फिर उल्लेखनीय ये भी रहेगा कि भारत और चीन के मध्य जो FTA होता है वो भारत को नुकसान भी कर सकता है। वो कैसे कि इसका कारण ये है कि जो विनिर्माण के साथ साथ शुल्क दरों के मामले में चीन की जो बेहतर स्थिति है वो भारत से कम है, मतलब चीन की यहाँ पर स्थिति अच्छी खासी अच्छी है। फिर भारत में शुल्क दर के कारण ज़्यादा मतलब होने के कारण क्या होता है, FTA से दोनों देशों के बीच व्यापार व्याप्त मौजूदा जो व्यापार है उसमें संतुलन जो है व्याप्त नहीं हो पाएगा, मतलब यहाँ पर असंतुलन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी। और भारत को चीन के साथ जो FTA बहाल करते हुए इन बातों का ध्यान रखना होगा कि जो हमारा अभी तक जो ट्रेड डेफिसिट है उसको भी कई हद तक कम करना उचित रहेगा। फिर इसके साथ साथ हालांकि ये तो अभी वर्तमान परिस्थिति में देखना मुश्किल है। फिर जो वन बेल्ट रोड है, जो जिसके बारे में मैंने बताया था कि वो किस प्रकार से भारत के हिस्से से गुजर रहा है, तो ये भी एक चिंता का विषय है। फिर आप जब बात करेंगे दक्षिण एशिया में भू परिवहन की, भू परिवहन मतलब भूमि वाला रास्ता और परिवहन का रास्ता, तो उस स्थिति में अत्यंत ही यह दयनीय स्थिति है। और ख़ासकर जब आप बात करते हैं तिब्बत का, क्योंकि तिब्बत एक प्लेट्यू है, एक पठार है जिसमें बहुत हिली टेरेन एरिया है, पूरे पहाड़ है वहाँ पर, वो भी बर्फ़ से ढके हुए। तो उस स्थिति में जो वन बेल्ट वन रोड की जो भूमिका है वो अहम तो हो सकती है, विकास की भी ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर नीतियाँ बहुत सही होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो चीन की विस्तारवादी नीति है उसी का नतीजा हम देखते हैं यहाँ पर कि जो गलवान घाटी में वो आज आकर के बैठे हुए हैं और आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया को, तो उन्हें ये सारी नीतियों को कम करना होगा। और ख़ासकर इस पैंडेमिक में जब पूरा विश्व, पूरा देश, पूरा समुदाय इस महामारी से लड़ रहा है, तो चीन यहाँ पर अलग अलग तरीके की पॉलिसीज़, अलग अलग तरीके की थ्योरी लेकर के आ रहा है सामने और कह रहा है कि हमारी ज़मीन है। तो ये उसकी जो नीति है ये बहुत ही ज़्यादा स्थिति में सामने आती है, जो कि बहुत गलत है। फिर हमें आते हैं निष्कर्ष की तरफ, थोड़ा सा हम कंक्लूड करते हैं और कंक्लूजन की तरफ आते हैं। तो देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत और चीन के रिश्ते को सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि सारी संस्थाएं हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन लोगों का मानना है कि भारत और चाइना एक ऐसे मार्केट है, एक ऐसी उभरती हुई इकोनॉमी है जो कि बहुत ही ज़्यादा सस्टेन कर सकती है। पूरे विश्व की लगभग 35% जो पॉपुलेशन है वो इंडिया और चाइना में है। चाइना की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, तो इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़ है, आप देख सकते हैं। और इतनी ज़्यादा जनसंख्या है दोनों देशों की, तो उसको कुछ हद तक दोनों देशों के जो लीडर्स हैं उन लोगों को सोचना होगा, ताकि ये सिचुएशन क्रिएट ना आए कि एक दूसरे के सामने बंदूक लेकर के, हथियार लेकर के, सेना लेकर के खड़ा होना पड़े। इसके साथ साथ देखिए, बता दूं मैं आपको कि जो हमेशा से संप्रभुत्व की बात करते हैं, संप्रभु की बात मतलब ये होता है, सोवरेनिटी की बात ये होता है कि कोई भी देश कोई भी डिसीजंस को लेने के लिए अपने आप में स्वतंत्र हो। ये एक बहुत बड़ी मुद्दा है।
इसी को अगर मद्देनज़र देखा जाए तो जो CEPC है, चाइना इकोनॉमिक मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो जब भारत से गुजरता है तो ये उस बात को तोड़ता है, उस बात की अवहेलना करता है ये सब यहाँ पर संप्रभुत्व की। तो ये देखना पड़ेगा, क्योंकि आप देखेंगे कि 2014 में जब प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी जी, मई 2014 में, उसके बाद से लेकर के यहाँ पर इंडिया और चाइना के नेतृत्व में परिवर्तन हो जाता है। तो वहाँ पर ये उम्मीद थी कि कुछ यहाँ पर सार्थक परिणाम देखने को मिलेगा, जिस प्रकार से इलेक्शन कैंपेन में बातें कही गई थी, लेकिन उसका कुछ खास यहाँ पर परिणाम देखने को नहीं आता है। अभी बहुत सारे एडिटोरियल्स उस पर छपे लिखे गए हैं जिस पे ये कहा जा रहा है कि जो मोदी सरकार है ये वापस से मनमोहन सिंह की नीतियों पे आ गई है, क्योंकि मनमोहन सिंह भी बहुत हद तक बहुत ही प्रोटेक्टिव नेचर के होते, उनकी पॉलिसीज़ भी बहुत ही प्रोटेक्टिव नेचर की थी। तो ये भी एक सामने बातें आती हैं, क्योंकि ये सारी बातें जो इलेक्शन के समय कही गई थी उससे ये पूरा विपरीत चल रहा है कई बार तो, और कई बार हम देखते हैं कि सही भी चल रहा है। लेकिन यहाँ पर नीतियाँ बहुत अच्छी बनानी होगी ताकि हमारे ट्रेड को, हमारे डिफेंस को, हमारे लोगों को प्रोटेक्ट यहाँ पर कर सकें। फिर इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि एक ग्रुप भी है जिसका नाम यहाँ पे क्वाड है, जिसमें इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है। इसको फिर से पुनरुद्धार, पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है, जो कि साउथ चाइना सी में काम करते हैं, इंडिया पैसिफिक रीजन में। फिर यहाँ पर एक जैसे कई देश हैं जैसे कि अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, वियतनाम है, इनके साथ भारत को अपने रिश्ते अच्छे बनाने होंगे, क्योंकि ये एक ऐसे मजबूत देश है जिनकी इकोनॉमी भी ठीक ठाक है और डेवलपमेंट भी अच्छा खासा है। और हालांकि वियतनाम अभी और भी अच्छे से प्रोग्रेस भी कर रहा है। फिर मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि भारत ने चीन के साथ लगने वाली समस्याग्रस्त सीमाओं पर अपनी सामरिक जो क्षमता उसमें वृद्धि करी है, ये बहुत ही ज़रूरी था। और उसी का नतीजा आप देखेंगे आज के समय की जो गलवान घाटी में जो भी हो रहा है आजकल लद्दाख में, वो उसी के नतीजे हैं कि हमने यहाँ पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है, बॉर्डर्स जो हैं उस पर अच्छे खासे रोड बनाए हैं, कंस्ट्रक्शंस किया है, जिसका नतीजा है कि हम फटाफट वहाँ पे अपनी सेना को डिप्लॉय कर देते हैं। इसमें आप देखेंगे कि जो तिब्बत की नीति है उसमें भी बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन के संकेत दिए हैं भारत ने। अभी आप देखेंगे कि यूएस की जो असेंबली है, कांग्रेस है, वहाँ पर तिब्बत को फ्री करने के लिए एक रेजोल्यूशन लेकर के आया गया है और बलूचिस्तान को भी लेकर के आया गया है। तो भारत इन दोनों ही बिलों का समर्थन कर रहा है, और जो कि सही भी है, क्योंकि अगर पाकिस्तान को और चाइना को उनको बैकफुट पे लाना है तो पाकिस्तान के लिए तो बलूचिस्तान का केस है उसको उठाना है, और चाइना के लिए यहाँ पर तिब्बत का और हांगकांग और ताइवान ये वाला। तो भारत ने इसका बाकायदा समर्थन भी कर रहा है। तो इससे चाइना बैकफुट पर आएगा, क्योंकि उसकी जो इंटरनेशनल इमेज है वो यहाँ पर ब्रेक हो जाएगी। और अब क्या कर रहा है, चीन के साथ जो भी द्विपक्षीय संबंध है उसको यहाँ पर तिब्बत के मुद्दे के साथ ही उठाना पड़ेगा, तभी जाकर के यहाँ पर एक अच्छी सफलता मिल पाएगी हमारे विदेश नीति में भी। फिर मैं आपको बता दूं, इसका मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि जो 1959 में जब से दलाई लामा भारत में आए, तब से भारत ने ही इनका पूरा ख्याल रखा है। इनके साथ आए अनुयायी जो हैं उनका भी बाकायदा पूरा ख्याल रखा है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इन बातों को देखते हुए कई बार चाइना क्या करता है, चाइना एक गलत मैसेज देने की कोशिश करता है, भारत को डराने की कोशिश करता है, धमकाने की कोशिश करता है। इवन जब भी कोई ऐसा इवेंट किया जाता है दलाई लामा के लिए, तो भारत के किसी न किसी बॉर्डर के आसपास चाइना एक ऐसा मूवमेंट स्टार्ट कर देता है कि वे मैसेज देना चाहता है कि इंडिया को कि आप जो दलाई लामा है इनका इतना रिस्पेक्ट ना करो या इतना सम्मान ना करो। तो ये भी कई बार सामने बातें आ जाती हैं। फिर आप देखेंगे, एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर दूं दोस्तों, कि जो अभी का वर्तमान जो सीन है ना, मतलब जो भी दृश्य है, जो भी आप देखते हैं, उसमें जो चीन है पाकिस्तान के साथ मिलकर के ग्वादर पोर्ट बना रहा है, जैसे मैंने आपको बताया भी था। आपको फिर से मैप में भी दिखा दूंगा मैं, आप मैप भी देखेंगे तो उस मैप में क्या हो रहा है आप देखेंगे कि चाइना जो है अपना पूरा का पूरा जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है यहाँ पर चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर को लेकर के, जिसे हम सिल्क रूट भी कह सकते हैं, पूरी जो बना रहा है वो आप मैप में देख रहे होंगे। तो ये एक बंदरगाह बना रहा है, तो इसके माध्यम से ये बहुत हद तक घेरने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं आप देखेंगे कि पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बना रहा है, हब्बन टोटा को इन्होंने ले लिया है। फिर यहाँ पर बांग्लादेश में एक पोर्ट बना रहा है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर कि जो यहाँ पर आप ये जो रास्ते हैं साउथ चाइना सी में जाने के लिए, उस साउथ चाइना सी के जो पास रास्ते उसको ब्लॉक कर रहा है। तो और सोमालिया के आसपास भी ये एंटर कर चुका है ये। तो इस जगह से जब आप देखेंगे, जो यहाँ पर भारत ने भी कई हद तक अपनी जो पॉलिसीज उसमें इम्प्रूवमेंट किया है।
अगर यहाँ पर आप देखेंगे कि जब यहाँ पे जो बांग्लादेश में जो पोर्ट बनाया जा रहा है उसके नीचे हमारा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह वहाँ पर अपना डेवलप किया है, अपनी स्ट्रॉन्ग और पोजीशन नेवी की जो क्षमता उसको बढ़ाई है। अगर ग्वादर पोर्ट को यहाँ पर पाकिस्तान में जो है उसको यहाँ पर अगर ये चाइना बना रहा है तो हमने चाबहार पोर्ट्स को बनाया है, वहाँ से हम यूरोप में एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर आप देखें हब्बन टोटा पोर्ट है, वहाँ पर यदि चाइना हब्बन टोटा पोर्ट को ले रहा है तो हब्बन टोटा का जो एयरपोर्ट्स है उसको इंडिया डेवलप कर रहा है। तो कई हद तक हमने उसको काउंटर पार्ट करने की कोशिश करी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपको एक और चीज़ बता दूं मैं कि देखिए क्या होता है कि यहाँ पर जो भारत और चीन है इनके व्यापार लगभग $70 बिलियन सालाना स्तर पर जाता है। ये कितना, $70 बिलियन के आसपास। इस आंकड़े में जो है बहुत हद तक आगे बढ़ने की भी गुंजाइश हमेशा से रही है। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है उसको देख करके हम कह सकते हैं कि मे बी भविष्य में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत मतलब सेल्फ रिलायंट की बात कही गई है, उसमें ये आंकड़े आपको कम होते हुए भी दिखाई दे सकेंगे। चूँकि इन पैंडेमिक से पहले तो उम्मीद ये थी कि ये बढ़ सकते हैं, लेकिन अब वर्तमान में क्या होगा, ये कम होते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। तो ये एक अलग परिवर्तन सामने आएगा। और फिर आप देखेंगे कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है वे हमेशा से जो साउथ एशिया है उसमें हमेशा से ये चाहते रहे हैं कि उसमें शांति हो, पीस हो, डेमोक्रेसी हो। लेकिन वहीं चीन की जो नीति होती है वो क्या होता है, वे हमेशा से एक कम्युनिज्म को फैलाने की बात करते हैं, विस्तारवाद नीतियों की बात करते हैं। और इस वजह से क्या होता है, कई प्रॉब्लम भी होती है। इसी वजह से आप देखेंगे कि चीन ने पाकिस्तान को तो लगभग कहा ही जा सकता है कि उसको तो इतना कर्ज में डाल दिया है कि किसी ना किसी दिन पाकिस्तान चाइना जो चाइना की टेरिटरी ना बन जाए। और रूस के साथ भी इन्होंने कई जो समझौते वो किया था। आपने देखा होगा कि पिछले वर्ष एक न्यूज़ में था वोस्टॉक एग्रीमेंट या वोत्सोक में उन्होंने एक प्रैक्टिस किया था, मिलिट्री एक्सरसाइज किया था। वो भी एक बहुत बड़े लेवल पर मिलिट्री एक्सरसाइज था वो। फिर ये सारे चीज़ें जो हैं ये भारत के सामरिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हैं आज के समय में अगर हम देखें तो। दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि आप ये सारी चीज़ें जब देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। बात ये होता है कि देखिए आगे भविष्य में जो भी यहाँ पर युद्ध होंगे वे युद्ध कभी भी, आप मान के चलिए, वे युद्ध कभी भी हथियार से नहीं लड़े जाएंगे, सेना से नहीं लड़े जाएंगे। युद्ध लड़े जाएंगे सूचनाओं के आधार पे। अगर जिस देश के पास ज़्यादा सूचना होगा वही देश वहाँ पर सस्टेन करेगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को ऑब्जर्व करिए अपने लेवल पर, उन चीज़ों को समझिए। जितना हो सकते हैं उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को समझने की कोशिश करिए अपने लेवल पर आकर के उसको एनालिसिस करिए। इफ़ यू आर एनालिसिस एवरीथिंग यू शुड ऑल गेट इन्फॉर्मेशंस। सो मैं यही कहूँगा आपसे कि जितनी भी इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं उनको गैदर करिए, कलेक्शन करिए, एनालिसिस करिए अपने लेवल पर। जितना ज़्यादा एनालिसिस आप करेंगे उतने ही एक्सपर्ट्स होते जाएंगे आप किसी सब्जेक्ट को लेकर के। और ख़ासकर वर्तमान में चाइना अपने आप में एक विषय है, अपने आप में एक सब्जेक्ट है। और ये ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही अचानक नहीं बना है। ये इसने अपनी तैयारी बहुत वर्षों से लगातार करी है, उसी का परिणाम आज हमारे सामने है। तो मैं इस और भी वीडियोस इस चाइना के इशू पर बनाता रहूँगा और अपडेट्स करता रहूँगा आपको जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी। क्योंकि मैं अपने लेवल पे जो भी रिसर्च कर रहा हूँ, जो भी शोध कर रहा हूँ इस विषय पर, ये अपने आप में एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। क्योंकि आप जब इसको करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि चाइना किस लेवल पे आकर के आज ऐसा बन गया है कि वो सेकेंड कह सकते हैं कोल्ड वॉर की एरा में लेकर के आ गया है। तो चलिए मुलाकात होगी फिर से एक नई जानकारी के साथ। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है विजडम हब स्टडी, नाम आप सर्च करेंगे टेलीग्राम में, वहाँ से आप प्राप्त कर सकेंगे। चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।